हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर 4 कॉलम दिए गए हैं। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है और ये फोर्थ कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में हमें दिया गया है सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में हमें दी गई है इक्वेशन, थर्ड कॉलम में हमें वेरिएबल की वैल्यू दी गई है और फोर्थ कॉलम में हमसे कहा गया है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस और नो। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जो वेरिएबल की वैल्यू हमें यहां पर दी गई है, अगर हम वेरिएबल की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वेरिएबल की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करने से क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है या नहीं। अगर वेरिएबल की इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो यहां पर हम लिखेंगे यस कि जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। और अगर वेरिएबल की ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती है तो यहां पर हम लिखेंगे नो, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो फर्स्ट इक्वेशन यहां पर हमें दी गई है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और वेरिएबल x की वैल्यू यहां पर हमें दी गई है 3। तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू x प्लस 3, यानी कि इस इक्वेशन में से हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर लिख लिया है x प्लस 3। अब हम वेरिएबल x की जो वैल्यू यहां पर दी गई है यानी कि 3, इस वैल्यू को x की जगह यहां पर पुट कर देंगे। तो x की जगह यहां पर हम रखेंगे 3, प्लस का साइन एज इट इज आएगा, ये 3 अपनी जगह पर आएगा और जब आप 3 और 3 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 6। तो यहां पर आप लिखेंगे 6। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 3 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई 6, जबकि राइट हैंड साइड की वैल्यू है 0। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं आए हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और क्योंकि x की वैल्यू 3 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई है, इसका यह मतलब है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो यहां पर हम लिखेंगे नो। सेकेंड इक्वेशन हमें दी गई है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू हमें दी गई है 0। तो यहां पर हम LHS लेंगे यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू x प्लस 3। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस 3 और इसे हमने यहां पर लिख लिया है। x की जगह यहां पर हम रखेंगे 0 क्योंकि x की वैल्यू हमें 0 दी गई है, प्लस का साइन एज इट इज आएगा, ये 3 भी एज इट इज आएगा और जब आप 0 और 3 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3। तो यहां पर आप लिखेंगे 3। तो जब हमने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 0 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई 3, जबकि राइट हैंड साइड की वैल्यू है 0, यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई है। तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई है तो इसका यह मतलब है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो यहां पर हम लिखेंगे नो। थर्ड इक्वेशन हमें दी गई है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हमें दिया गया है -3, यानी कि वेरिएबल x की वैल्यू हमें दी गई है -3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू x प्लस 3 और x की जगह यहां पर हमें जो वैल्यू दी गई है -3, हम वो वैल्यू यहां पर रख देंगे -3, प्लस का साइन एज इट इज आएगा, 3 अपनी जगह पर आएगा। जब आप 3 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0, यानी कि जब हमने LHS में x की वैल्यू -3 रखी तो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 0 और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी देखिए 0 है। तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो जब हमने LHS में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू -3 रखी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। तो यहां पर हम लिखेंगे यस। फोर्थ इक्वेशन हमें दी गई है x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू दी गई है 7। तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू x माइनस 7, यानी कि हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर लिख दिया है।
अब हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू दी गई है हमें 7, तो x की जगह यहाँ पर हम रखेंगे 7, माइनस एज इट इज आएगा और ये 7 भी एज इट इज आएगा। और जब आप 7 में से 7 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0। तो जब हमने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 7 रखी तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 0 और राइट हैंड साइड है 1। यानी कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू 7 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और क्योंकि x की वैल्यू 7 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो यहां पर हम लिखेंगे नो। फिफ्थ इक्वेशन हमें दी गई है x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू हमें दी गई है 8, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू x माइनस 7 और x की जगह हम x की वैल्यू रख देंगे यानी कि 8, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 7 भी एज इट इज आएगा। जब आप 8 में से 7 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1, तो यहां पर आप लिखेंगे 1। तो जब हमने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 8 रखी तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 1 और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी देखिए 1 है। यानी कि x की वैल्यू 8 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। और क्योंकि x की वैल्यू 8 रखने पर LHS और RHS इक्वल आ गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, तो यहां पर हम लिखेंगे यस। सिक्स्थ इक्वेशन हमें दी गई है 5x इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू हमें दी गई है 0, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 5x। 5x का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये 5 यहां पर एज इट इज आएगा और इसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा और x की जगह यहां पर हम x की वैल्यू रखेंगे यानी कि 0। और जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आपको मिलेगा 0, तो यहां पर आप लिखेंगे 0। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 0 रखी तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 0 और राइट हैंड साइड है 25। यानी कि LHS में x की वैल्यू 0 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो यहां पर हम लिखेंगे नो। सेवेंथ इक्वेशन हमें दी गई है 5x इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू हमें दी गई है 5, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 5x और 5x का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये 5 यहां पर एज इट इज आ जाएगा, इसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा और x की जगह हम x की वैल्यू रख देंगे यानी कि 5। और जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपको मिलेगा 25, तो यहां पर आप लिखेंगे 25। तो जब हमने LHS में x की वैल्यू 5 रखी तो LHS का आंसर आया 25 और आप यहां पर देख सकते हैं कि RHS यानी कि राइट हैंड साइड भी 25 है, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। और क्योंकि x की वैल्यू 5 रखने पर LHS और RHS इक्वल आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, तो यहां पर हम लिखेंगे यस। एट्थ इक्वेशन हमें दी गई है 5x इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू हमें दी गई है -5, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 5x। अब ये 5 यहां पर एज इट इज आएगा और उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा और x की जगह यहां पर हम x की वैल्यू रखेंगे यानी कि -5। और जब आप पॉजिटिव 5 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -25, तो यहां पर आप लिखेंगे -25। तो जब हमने LHS में x की वैल्यू -5 रखी तो LHS का आंसर आया -25 और यहां पर आप देख सकते हैं कि RHS यानी कि राइट हैंड साइड में है 25। यानी कि जब हमने x की वैल्यू -5 रखी तो LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं आए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और क्योंकि x की वैल्यू -5 रखने पर LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं आए, इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो यहां पर हम लिखेंगे नो। नाइन्थ इक्वेशन हमें दी गई है m/3 इज इक्वल टू 2 और m की वैल्यू हमें दी गई है -6, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू m/3, क्योंकि आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है m/3। m की जगह यहां पर हम m की वैल्यू रख देंगे यानी कि -6, अपोन में ये 3 है तो ये अपोन में 3 एज इट इज आ जाएगा।
अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि 6 और 3 को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 3 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 3 से काटेंगे। देखिए 3 1 द 3 और यहां पर देखिए 3 2 द 6। तो जब हमने -6 को 3 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला -2, तो यहां पर हम लिखेंगे -2। तो जब हमने LHS में m की वैल्यू -6 रखी तो LHS का आंसर आया -2। और यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि RHS में पॉजिटिव 2 है, यानी कि m की वैल्यू -6 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और क्योंकि m की वैल्यू -6 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो यहां पर हम लिखेंगे नो। 10th इक्वेशन हमें दी गई है m/3 इज इक्वल टू 2 और m की वैल्यू हमें दी गई है 0, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू m/3। m की जगह यहां पर हम m की वैल्यू रखेंगे यानी कि 0, अपॉन में ये 3 है तो यहां पर अपॉन में 3 एज इट इज आ जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर 0 ही आता है, तो यहां पर आप लिखेंगे 0। तो जब हमने LHS में m की वैल्यू 0 रखी तो LHS का आंसर आया 0, और यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि RHS में 2 है, यानी कि m की वैल्यू 0 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और क्योंकि m की वैल्यू 0 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए, इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो यहां पर हम लिखेंगे नो। 11th इक्वेशन हमें दी गई है m/3 इज इक्वल टू 2 और m की वैल्यू हमें दी गई है 6, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू m/3। m की जगह यहां पर हम m की वैल्यू रखेंगे यानी कि 6, अपॉन में यहां पर 3 है तो अपॉन में ये 3 एज इट इज आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि 6 और 3 को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स 3 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 3 से काटेंगे। देखिए 3 1 द 3 और यहां पर देखिए 3 2 द 6। तो जब हमने 6 को 3 से डिवाइड किया तो हमें मिला 2, तो यहां पर आप लिखेंगे 2। तो LHS में m की वैल्यू 6 रखने पर LHS का आंसर आया 2, और यहां पर आप देख सकते हैं कि RHS भी 2 है, यानी कि m की वैल्यू 6 रखने पर LHS और RHS इक्वल आ गई है। और क्योंकि m की वैल्यू 6 रखने पर LHS और RHS इक्वल आ गई है, इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, तो यहां पर हम लिखेंगे यस। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। और ए पार्ट में हमें दिया गया है n+5 इज इक्वल टू 19 और ब्रैकेट में हमें दिया गया है n इज इक्वल टू 1। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि यहां पर हमें एक इक्वेशन दी गई है n+5 इज इक्वल टू 19, और आप चेक कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है n, और यहां ब्रैकेट में हमें वेरिएबल n की एक वैल्यू दी गई है n इज इक्वल टू 1। और हमें ये चेक करना है कि n इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम ये कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि n की जो वैल्यू यहां पर हमें दी गई है यानी कि n इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 रखेंगे। अगर n की वैल्यू 1 रखने पर इस इक्वेशन की LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं, तो इसका यह मतलब होगा कि n इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और अगर इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आते हैं, तो इसका यह मतलब होगा कि n इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहां पर एज इट इज लिखेंगे n+5 इज इक्वल टू 19, और उसके बाद हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू n+5। अब हम यहां पर n की जगह n की वैल्यू रखेंगे यानी कि 1, तो n की जगह यहां पर आप रखेंगे 1, प्लस का साइन एज इट इज आएगा और ये 5 भी एज इट इज आएगा। और जब आप 1 और 5 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 6, तो यहां पर आप लिखेंगे 6। तो जब हमने LHS में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 रखी तो LHS का आंसर आया 6, और यहां पर आप देख सकते हैं कि RHS में 19 है, यानी कि LHS में n की वैल्यू 1 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि n की वैल्यू 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए हैं।
और यहां पर हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए हैं, इसलिए n इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। बी पार्ट में हमें इक्वेशन दी गई है 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और ब्रैकेट में n की वैल्यू हमें दी गई है -2 और हमें यह चेक करना है n इज इक्वल टू -2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहां पर एज इट इज लिखेंगे 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और उसके बाद हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 7n प्लस 5। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 7n का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई बाय n, तो ये 7 यहां पर एज इट इज आएगा, इसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा और n की जगह हम n की वैल्यू रखेंगे -2। यहां पर हमें n की वैल्यू दी गई है -2, प्लस का साइन यहां पर एज इट इज आएगा और ये 5 भी यहां पर एज इट इज आएगा। जब आप पॉजिटिव 7 को नेगेटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -14, तो यहां पर आप लिखेंगे -14, प्लस का साइन एज इट इज आएगा और ये 5 भी यहां पर एज इट इज आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहां पर 14 नेगेटिव है और 5 पॉजिटिव है, तो आप 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 9 और देखिए 14 बड़ा नंबर है और 14 का साइन नेगेटिव है तो 9 के साथ नेगेटिव साइन आएगा, तो यहां पर आप लिखेंगे -9। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि जब हमने LHS में n की वैल्यू -2 रखी तो LHS का आंसर आया -9 और यहां पर आप देख सकते हैं कि RHS है 19, यानी कि n की वैल्यू -2 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS और उसके बाद हम लिखेंगे n इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि क्योंकि n की वैल्यू -2 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए, इसलिए n इज इक्वल टू -2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सी पार्ट में हमें ये इक्वेशन दी गई है 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और n की वैल्यू हमें दी गई है 2 और हमें ये चेक करना है कि n इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहां पर एज इट इज लिखेंगे 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 7n प्लस 5। अब ये 7 यहां पर एज इट इज आएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा और n की जगह हम n की वैल्यू रखेंगे 2, ये प्लस अपनी जगह पर रहेगा और 5 भी एज इट इज आएगा। जब आप 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 14, तो यहां पर आप लिखेंगे 14, प्लस का साइन एज इट इज आएगा और 5 भी एज इट इज आएगा और जब आप 14 और 5 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 19, तो यहां पर आप लिखेंगे 19। तो जब हमने LHS में n की वैल्यू 2 रखी तो LHS का आंसर आया 19 और यहां पर आप देख सकते हैं कि RHS में भी 19 है, यानी कि n की वैल्यू 2 रखने पर LHS और RHS इक्वल आ गए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS और उसके बाद हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स, क्योंकि n की वैल्यू 2 रखने पर LHS और RHS इक्वल आ गए हैं, इसलिए n इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। डी पार्ट में हमें ये इक्वेशन दी गई है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 और p की वैल्यू हमें दी गई है 1 और हमें ये चेक करना है कि p इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहां पर एज इट इज लिखेंगे 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 और उसके बाद हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 4p माइनस 3। अब हम p की जगह p की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 1, तो यहां पर हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 3 भी एज इट इज आएगा। जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आपको मिलेगा 4, तो यहां पर आप लिखेंगे 4, ये माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 3 भी एज इट इज आएगा। जब आप 4 में से माइनस करेंगे 3 को तो आपको मिलेगा 1, तो यहां पर आप लिखेंगे 1। तो जब हमने LHS में p की वैल्यू 1 रखी तो LHS का आंसर आया 1, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं कि RHS में यानी कि राइट हैंड साइड में 13 है। इसका यह मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि p की वैल्यू 1 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं हुए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS और उसके बाद हम लिखेंगे p इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन।
इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि क्योंकि P की वैल्यू 1 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं हुए, इसलिए P इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ई पार्ट में हमें इक्वेशन दी गई है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 और P की वैल्यू हमें दी गई है -4 और हमें ये चेक करना है कि P इज इक्वल टू -4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसके आंसर में सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहां पर एज इट इज लिखेंगे 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 और उसके बाद हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 4p माइनस 3। अब हम यहां पर P की जगह P की वैल्यू यानी कि -4 रखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -4, ये माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 3 भी एज इट इज आएगा। जब आप पॉजिटिव 4 को नेगेटिव 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -16, तो यहां पर आप लिखेंगे -16, ये माइनस का साइन यहां पर एज इट इज आएगा और ये 3 भी एज इट इज आएगा। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स कि 16 भी नेगेटिव है और 3 भी नेगेटिव है। जब दोनों ही नंबर्स नेगेटिव होते हैं तो हम दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, तो जब आप 16 और 3 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 19। और ये भी याद रखिएगा कि जब आप दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी नेगेटिव होता है, तो यहां पर आप लिखेंगे -19। तो जब हमने LHS में P की जगह P की वैल्यू रखी -4 तो LHS का आंसर आया -19, जबकि राइट हैंड साइड में आप चेक कर सकते हैं 13 है। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि P की वैल्यू -4 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं हुए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहां पर हम लिखेंगे P इज इक्वल टू -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स क्योंकि P की वैल्यू -4 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं हुए, इसलिए P इज इक्वल टू -4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। F पार्ट में हमें ये इक्वेशन दी गई है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 और P की वैल्यू हमें दी गई है 0 और हमें ये चेक करना है कि P इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसके आंसर में सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहां पर एज इट इज लिखेंगे 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। उसके बाद हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 4p माइनस 3। अब हम यहां पर P की जगह P की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 0, तो यहां पर हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 0, ये माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 3 भी यहां पर एज इट इज आएगा। जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आपको मिलेगा 0, तो यहां पर आप लिखेंगे 0, ये माइनस का साइन यहां पर एज इट इज आएगा और ये 3 भी यहां पर एज इट इज आएगा। 0 माइनस 3 का मतलब होता है -3, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये -3 यहां पर एज इट इज आ गया। तो जब हमने LHS में P की वैल्यू 0 रखी तो LHS का आंसर आया -3 और यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि RHS में 13 है। इसका यह मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि P की वैल्यू 0 रखने पर LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं हुए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS और उसके बाद हम लिखेंगे P इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स क्योंकि P की वैल्यू 0 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए, इसलिए P इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें इस क्वेश्चन में जो इक्वेशंस दी गई हैं हमें उन इक्वेशंस को ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इक्वेशन को सॉल्व करने का यह मतलब होता है कि इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया गया है हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें यहां पर इक्वेशन दी गई है 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17 और हमें इस इक्वेशन को ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। अब यहां पर अगर हम इस वेरिएबल p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो इसका यह मतलब होगा कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने आपको यह समझाया था स्टूडेंट्स कि ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा आप किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन में हमें जो वेरिएबल दिया गया है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें वेरिएबल p दिया गया है, हम इस वेरिएबल p की जगह अलग अलग वैल्यू को पुट करके देखेंगे।
और जिस वैल्यू को रखने पर LHS और RHS इक्वल आ जाएंगे, यानी कि जिस वैल्यू को रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे, P की वही वैल्यू होगी। और इसी मेथड को ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। तो जैसा कि यहां पर हमें इक्वेशन दी गई है 5p + 2 = 17, तो यहां पर वेरिएबल है p। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुट p = 1 इन LHS, यानी कि हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में p की वैल्यू 1 रखकर देखेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आप अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं। आप चाहे तो 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। जो वैल्यू आप p की जगह पर रखना चाहते हैं, आप उस वैल्यू को p की जगह पर रख सकते हैं। अब हम यहां पर लिखेंगे LHS = 5p + 2, क्योंकि इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 5p + 2। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 5p का मतलब होता है 5 × p, तो ये 5 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा और p की जगह हम रखेंगे 1। ये प्लस का साइन यहां पर एज इट इज आएगा और ये 2 भी यहां पर एज इट इज आ जाएगा। और जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपको मिलेगा 5, तो यहां पर आप लिखेंगे 5, प्लस का साइन यहां पर एज इट इज आएगा और ये 2 भी यहां पर एज इट इज आएगा। और जब आप 5 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 7, तो यहां पर आप लिखेंगे 7। अब आप यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब आपने LHS में p की जगह 1 रखा तो LHS का आंसर आया 7, और यहां पर आप देख सकते हैं कि RHS यानी कि राइट हैंड साइड में 17 है। इसका यह मतलब हो स्टूडेंट्स कि p की जगह 1 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं हुए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS is not equal to RHS। इसका मतलब यह स्टूडेंट्स कि p = 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, और अभी तक हमें p की सही वैल्यू नहीं मिली है और ये इक्वेशन अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। इसके बाद हम लिखेंगे पुट p = 2 इन LHS, यानी कि अब हम लेफ्ट हैंड साइड में p की जगह 2 रख के देखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे LHS = 5p + 2। ये 5 यहां पर एज इट इज आएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा और p की जगह यहां पर हम 2 रखेंगे। ये प्लस का साइन एज इट इज आएगा और ये 2 भी यहां पर एज इट इज आएगा। जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा 10, तो यहां पर आप लिखेंगे 10। ये प्लस का साइन यहां पर एज इट इज आएगा और ये 2 भी यहां पर एज इट इज आएगा। और जब आप 10 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 12, तो यहां पर आप लिखेंगे 12। तो जब हमने LHS में p की जगह 2 रखा तो LHS का आंसर आया 12, जबकि RHS यानी कि राइट हैंड साइड में है 17। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि p की जगह 2 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं हुए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS is not equal to RHS, यानी कि p = 2 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लिखेंगे पुट p = 3 इन LHS, यानी कि अब हम लेफ्ट हैंड साइड में p की वैल्यू 3 पुट करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे LHS = 5p + 2। 5 एज इट इज आएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, p की जगह यहां पर हम 3 रखेंगे, ये प्लस का साइन एज इट इज आएगा और ये 2 भी एज इट इज आएगा। जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपको मिलेगा 15, तो यहां पर आप लिखेंगे 15। ये प्लस का साइन एज इट इज आएगा और ये 2 भी एज इट इज आएगा। और जब आप 15 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 17, तो यहां पर आप लिखेंगे 17। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में p की जगह 3 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 17 और राइट हैंड साइड में भी 17 है। इसका यह मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि p की जगह 3 रखने पर LHS और RHS इक्वल आ गए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS = RHS। और अब हमें p की सही वैल्यू मिल गई है, तो यहां पर हम लिखेंगे therefore p = 3 is the solution, यानी कि p = 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि p की वैल्यू 3 रखने पर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं और अब ये इक्वेशन सॉल्व हो गई है। सेकेंड पार्ट में हमें ये इक्वेशन दी गई है 3m - 14 = 4 और हमें ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी हमें m की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसे इस इक्वेशन में रखने पर LHS और RHS इक्वल आ जाए। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पुट m = 1 इन LHS, यानी हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में m की वैल्यू 1 रखेंगे और ये देखेंगे कि m की वैल्यू 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है या नहीं। यहां पर हम लिखेंगे LHS = 3m - 14।
ये 3 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, m की जगह यहाँ पर हम रखेंगे 1, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 भी यहाँ पर एज इट इज आएगा। जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपको मिलेगा 3, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 भी यहाँ पर एज इट इज आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स कि 3 पॉजिटिव है और 14 नेगेटिव है, तो आप 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 11। और देखिए बड़ा नंबर 14 है और 14 का साइन नेगेटिव है, तो जो 11 आपको मिलेगा उसका साइन भी नेगेटिव होगा, तो यहां पर आप लिखेंगे -11। तो जब हमने LHS में m की जगह 1 रखा तो LHS का आंसर आया -11 और यहां पर आप देख सकते हैं कि RHS में 4 है, यानी कि m की वैल्यू 1 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि m इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 2 इन LHS, यानी कि हम LHS में m की वैल्यू 2 रखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 3m माइनस 14, ये 3 यहां पर एज इट इज आएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, m की जगह यहां पर हम 2 रखेंगे, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 भी यहां पर एज इट इज आएगा। जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा 6, तो यहां पर आप लिखेंगे 6, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 एज इट इज आएगा। अब यहां पर 6 पॉजिटिव है और 14 नेगेटिव है, तो आप 14 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 8। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ा नंबर 14 है और 14 का साइन नेगेटिव है, तो जो 8 आपको मिलेगा उसका साइन भी नेगेटिव होगा, तो यहां पर आप लिखेंगे -8। तो जब हमने LHS में m की जगह 2 रखा तो LHS का आंसर आया -8, जबकि राइट हैंड साइड है 4। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि m की वैल्यू 2 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि m इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 3 इन LHS, यानी अब हम LHS में m की वैल्यू 3 रखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 3m माइनस 14, ये 3 यहां पर एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, m की जगह हम 3 रखेंगे, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 भी एज इट इज आएगा। जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपको मिलेगा 9, तो यहां पर आप लिखेंगे 9, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और 14 एज इट इज आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स कि 9 पॉजिटिव है और 14 नेगेटिव है, तो आप 14 में से 9 को माइनस कर देंगे और जब आप 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5। और देखिए बड़ा नंबर 14 है जिसका साइन नेगेटिव है, तो जो आंसर आपको 5 मिला इसका साइन भी नेगेटिव आएगा, तो यहां पर आप लिखेंगे -5। तो जब हमने LHS में m की जगह 3 रखा तो LHS का आंसर आया -5, जबकि इक्वेशन की राइट हैंड साइड है 4। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि इस इक्वेशन में m की जगह 3 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि m इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 4 इन LHS, यानी कि LHS में हम m की जगह 4 रखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 3m माइनस 14, ये 3 यहां पर एज इट इज आएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, m की जगह हम रखेंगे 4, ये माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 एज इट इज आएगा। जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपको मिलेगा 12, तो यहां पर आप लिखेंगे 12, ये माइनस का साइन यहां पर एज इट इज आएगा और ये 14 भी एज इट इज आएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 12 पॉजिटिव है और 14 नेगेटिव है, तो आप 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2 और बड़ा नंबर है 14 और 14 का साइन है नेगेटिव, तो यहाँ 2 के साथ भी माइनस का साइन आएगा, तो यहां पर आप लिखेंगे -2। तो जब हमने LHS में m की जगह 4 रखा तो LHS का आंसर आया -2, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में 4 है। इसका यह मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि m की वैल्यू 4 रखने पर LHS और RHS इक्वल नहीं आए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि m इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 5 इन LHS, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड में m की जगह 5 रखेंगे।
यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 3m माइनस 14। ये 3 यहां पर एज इट इज आएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, m की जगह हम 5 रखेंगे, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 भी एज इट इज आएगा। जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपको मिलेगा 15, तो यहां पर आप लिखेंगे 15, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 भी यहां पर एज इट इज आएगा। जब आप 15 में से माइनस करेंगे 14 को तो आपको मिलेगा 1, तो यहां पर आप लिखेंगे 1। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में m की जगह 5 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 1 और राइट हैंड साइड में दिया गया है 4। इसका यह मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि m की वैल्यू 5 रखने पर LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं आए, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि m इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 6 इन LHS, यानी कि अब हम लेफ्ट हैंड साइड में m की वैल्यू 6 रखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 3m माइनस 14। ये 3 यहां पर एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, m की जगह हम 6 रखेंगे, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 भी यहां पर एज इट इज आएगा। जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आपको मिलेगा 18, तो यहां पर आप लिखेंगे 18, माइनस का साइन एज इट इज आएगा और ये 14 भी यहां पर एज इट इज आएगा। जब आप 18 में से माइनस करेंगे 14 को तो आपको मिलेगा 4, तो यहां पर आप लिखेंगे 4। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में m की जगह 6 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 4 और राइट हैंड साइड में भी 4 है। इसका यह मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि m की वैल्यू 6 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो यहां पर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि m इज इक्वल टू 6 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर m इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि m की वैल्यू 6 रखने पर यह इक्वेशन सॉल्व हो गई है। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें उन स्टेटमेंट्स से इक्वेशंस बनानी हैं। इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने आपको यह सिखाया था स्टूडेंट्स कि स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि x और 4 का सम 9 के इक्वल है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, यानी कि अगर आप x और 4 को ऐड करते हैं तो इन दोनों का सम 9 के इक्वल आता है। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने इस स्टेटमेंट से ये इक्वेशन बना ली है। सेकंड स्टेटमेंट है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आप y में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अगर आप y में से 2 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 8। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे y माइनस 2 इज इक्वल टू 8, यानी कि अगर हम y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 8 के इक्वल आता है। थर्ड स्टेटमेंट है 10 टाइम्स a इज 70, यानी a का 10 टाइम्स 70 के इक्वल है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे 10a इज इक्वल टू 70। 10a का मतलब होता है a का 10 टाइम्स। ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 10a को आप 10 मल्टीप्लाई बाय a भी लिख सकते हैं, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग a का 10 टाइम्स 70 के इक्वल है, तो इस स्टेटमेंट से हमने ये इक्वेशन बना ली है। फोर्थ स्टेटमेंट है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आप b को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 6। तो इसकी इक्वेशन बनेगी b अपॉन 5 इज इक्वल टू 6, यानी कि जब हम b को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 6 आता है। फिफ्थ स्टेटमेंट हमें दी गई है 3/4 ऑफ t इज 15। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि t का 3/4 15 के इक्वल है। 3/4 ऑफ t हम कैसे लिखते हैं 3/4t। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 3/4t को आप 3/4 मल्टीप्लाई t भी लिख सकते हैं।
3/4 और t के बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे 3/4t इज इक्वल टू 15, यानी कि t का 3/4 15 के इक्वल है। और इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3t/4 इज इक्वल टू 15। ये दोनों इक्वेशंस सेम है स्टूडेंट्स, सिर्फ इनको लिखने का तरीका अलग है। देखिए जब आप 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3t, तो यहां पर न्यूमरेटर में 3t है, अपोन में ये 4 है, ये अपोन में 4 एज इट इज है, इज इक्वल टू का साइन भी यहां पर एज इट इज है और ये 15 भी एज इट इज है। अब आप 3/4t इज इक्वल टू 15 बोल रहे हैं या 3t/4 इज इक्वल टू 15 बोल रहे हैं, बात एक ही है। सिक्स्थ स्टेटमेंट है 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आप m के 7 टाइम्स में 7 प्लस कर देते हैं तो आपको आंसर मिलता है 77। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77। 7m का मतलब होता है m का 7 टाइम्स, तो जब हम m के 7 टाइम्स में प्लस करते हैं 7 को तो इसका आंसर आता है 77। सेवेंथ स्टेटमेंट है 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आप x के 1/4 में से माइनस कर देते हैं 4 को तो आपको आंसर मिलता है 4। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 1/4x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। यानी कि अगर आप x के 1/4 में से माइनस कर देते हैं 4 को तो इसका आंसर आता है 4। और इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x/4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। एट्थ स्टेटमेंट है इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आप y के 6 टाइम्स में से 6 माइनस कर देते हैं तो आपको आंसर मिलता है 60। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि टेक अवे का मतलब होता है हटा देना, माइनस कर देना। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 60। यानी कि जब हम y के 6 टाइम्स में से माइनस कर देते हैं 6 को तो इसका आंसर आता है 60। नाइन्थ स्टेटमेंट है इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z you get 30। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आप z के 1/3 में 3 ऐड कर देते हैं तो आपको आंसर मिलता है 30। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 1/3z प्लस 3 इज इक्वल टू 30। यानी कि जब हमने z के 1/3 में 3 ऐड किया तो हमें आंसर मिला 30। और इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं z/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 30। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं हमें उन इक्वेशंस से स्टेटमेंट बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन है p प्लस 4 इज इक्वल टू 15। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर हम p में 4 ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 15। तो इस इक्वेशन की स्टेटमेंट होगी द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। यानी कि अगर हम p और 4 को ऐड करते हैं तो p और 4 का सम 15 आता है। सेकंड इक्वेशन है m माइनस 7 इज इक्वल टू 3। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम m में से 7 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 3। तो इस इक्वेशन की स्टेटमेंट बनेगी 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। यानी कि अगर हम m में से 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 3। थर्ड इक्वेशन है 2m इज इक्वल टू 7। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि यहां पर 2m है। 2m का मतलब होता है m का ट्वाइस यानी कि m का डबल, यानी कि m का डबल m का ट्वाइस 7 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन की स्टेटमेंट बनेगी ट्वाइस अ नंबर m इज 7। यानी कि एक नंबर है m और m का ट्वाइस 7 के इक्वल है। फोर्थ इक्वेशन है m/5 इज इक्वल टू 3। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि m/5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5
मल्टीप्लाई बाय m, यानी कि आप m/5 बोल रहे या 1/5 मल्टीप्लाई बाय m बोल रहे, बात एक ही है। अब आप इजीली चेक कर सकते हैं कि m/5 का मतलब होता है 1/5 ऑफ m, यानी कि 1/5 ऑफ m 3 के इक्वल है। तो इसकी स्टेटमेंट बनेगी 1/5 ऑफ m इज 3। फिफ्थ इक्वेशन है 3m/5 इज इक्वल टू 6। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 3m/5 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/5 मल्टीप्लाई बाय m, यानी कि 3/5 ऑफ m 6 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन की स्टेटमेंट बनेगी 3/5 ऑफ m इज 6। सिक्स्थ इक्वेशन है 3p + 4 इज इक्वल टू 25। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 3p का मतलब होता है 3 टाइम्स ऑफ p, यानी कि अगर हम 3 टाइम्स ऑफ p में 4 ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 25। तो इस इक्वेशन की स्टेटमेंट बनेगी 3 टाइम्स p + 4 गिव्स 25। सेवेंथ इक्वेशन है 4p - 2 इज इक्वल टू 18। 4p का मतलब होता है 4 टाइम्स ऑफ p, यानी कि अगर आप p के 4 टाइम्स में से 2 को माइनस कर देते हैं तो आपको आंसर मिलता है 18। तो इस इक्वेशन की स्टेटमेंट बनेगी 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p इज 18, यानी कि अगर आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं p के 4 टाइम्स में से, तो आपको 18 मिलता है। एट्थ इक्वेशन है p/2 + 2 इज इक्वल टू 8। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि p/2 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय p, यानी कि p/2 का मतलब होता है हाफ ऑफ p, यानी कि p के हाफ में अगर आप 2 ऐड कर देते हैं तो आपको आंसर मिलता है 8। तो इस इक्वेशन की स्टेटमेंट बनेगी If you add 2 to half of p, you get 8, यानी कि अगर आप p के हाफ में 2 ऐड कर देते हैं तो आपको आंसर मिलता है 8। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। इस क्वेश्चन में हमें 4 केसेस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और हमें उन चारों केसेस से इक्वेशंस बनानी हैं। फर्स्ट केस में हमसे कहा गया है Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has। यहां पर इरफान हमें यह बता रहा है स्टूडेंट्स कि इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, और इरफान ने ये कैसे बताया है। इरफान ने ये ऐसे बताया है कि परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं अगर आप उसका 5 टाइम्स कर दें और उसके 5 टाइम्स में अगर आप 7 ऐड कर दें तो इतने मार्बल्स इरफान के पास हैं। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं इरफान के पास उसके 5 टाइम्स से भी 7 ज्यादा मार्बल्स हैं। उसके बाद हमसे कहा गया है इरफान हैज 37 मार्बल्स। यहां पर हमें यह भी बता दिया गया है कि इरफान के पास टोटल 37 मार्बल्स हैं। और उसके बाद हमसे कहा गया है टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीट्स मार्बल, यानी कि परमीत के पास जितने नंबर ऑफ मार्बल्स हैं उसे हम m लेट करेंगे। अब हमसे यहां पर जो भी कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हमें एक इक्वेशन तैयार करनी है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट m बी द नंबर ऑफ परमीट्स मार्बल्स, यानी कि हमने ये मान लिया है कि परमीत के पास नंबर ऑफ मार्बल्स m है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने ये लेट कर लिया है कि परमीत के पास m मार्बल्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स कि परमीत के मार्बल्स को ही m लेट करना है। इस क्वेश्चन में हमें इरफान के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है परमीत के कंपैरिजन में, कि परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं इरफान के पास उसके 5 टाइम्स से भी 7 ज्यादा मार्बल्स हैं। और क्योंकि यहां पर परमीत के कंपैरिजन में इंफॉर्मेशन दी गई है इसलिए परमीत के मार्बल्स को हमने लेट किया है m। अब हम यहां पर इक्वेशन बनाएंगे 5m + 7 इज इक्वल टू 37।
अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये इक्वेशन कैसे बनी। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं, इरफान के पास उसके 5 टाइम्स से भी 7 ज्यादा मार्बल्स हैं और इरफान के पास टोटल मार्बल्स है 37। ये भी यहां पर हमें क्वेश्चन में दिया गया था। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, m का 5 टाइम्स और उसमें हमने 7 को ऐड किया तो हमें आंसर मिला 37। यानी कि इरफान के पास जो मार्बल्स हैं वो प्रतीक के मार्बल के 5 टाइम्स से भी 7 ज्यादा हैं और इरफान के पास टोटल मार्बल्स है 37। यानी ये दोनों साइड्स इरफान के मार्बल्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रही हैं। तो अगर हम कहते हैं 5m + 7, ये भी हमें यही बता रहा है कि इरफान के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स हैं और 37 भी हमें यही बता रहा है कि इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं। तो इस तरह से हमने इस केस की इक्वेशन तैयार कर ली है और ये इक्वेशन है 5m + 7 = 37। सेकंड केस में हमसे कहा गया है लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, यानी कि लक्ष्मी के फादर की एज 49 ईयर्स है। उसके बाद हमसे कहा गया है ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि लक्ष्मी के फादर की एज लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से भी 4 साल ज्यादा है। और उसके बाद हमसे कहा गया है टेक लक्ष्मीज एज टू बी y ईयर्स, यानी कि हमें लक्ष्मी की एज को y लेट करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट लक्ष्मीज एज बी y ईयर्स, यानी कि हमने ये मान लिया है कि लक्ष्मी की एज y ईयर्स है। इस क्वेश्चन में फादर की एज लक्ष्मी की एज के कंपैरिजन में दी गई थी, इसलिए हमने लक्ष्मी की एज को y ईयर्स लेट किया है। अब क्वेश्चन में हमें 2 तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है स्टूडेंट्स। एक तो यह है कि लक्ष्मी के फादर की एज 49 ईयर्स है और उसके बाद हमसे कहा गया है कि लक्ष्मी के फादर की एज लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से 4 ईयर्स ज्यादा है। अब हम ये इक्वेशन बनाएंगे, देयरफॉर 3y + 4 = 49। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है 49। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स में 4 ऐड कर देते हैं तो आपको लक्ष्मी के फादर की एज मिल जाती है, यानी कि 49। तो इस केस से हमने ये इक्वेशन तैयार कर ली है और ये इक्वेशन है 3y + 4 = 49। थर्ड केस में हमसे कहा गया है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि क्लास में एक टेस्ट हुआ और टीचर ने क्लास को यह बताया कि जिस स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो हाईएस्ट मार्क्स लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस से 7 ज्यादा हैं। यानी कि हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो लोएस्ट मार्क्स के कंपैरिजन में दी गई है। और उसके बाद हमसे कहा गया है द हाईएस्ट स्कोर इज 87। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो 87 है, यानी कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 87 हैं। और उसके बाद हमसे कहा गया है टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L, यानी कि लोएस्ट स्कोर को हमें L लेट करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द लोएस्ट स्कोर बी L, यानी कि हमने मान लिया है कि लोएस्ट स्कोर L है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन यहां पर तैयार करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर 2L + 7 = 87, यानी कि लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस में अगर हम 7 ऐड कर दें तो हमें हाईएस्ट स्कोर मिल जाता है, यानी कि 87। तो इस केस की इक्वेशन हमने तैयार कर ली है और ये इक्वेशन है 2L + 7 = 87। फोर्थ केस में हमसे कहा गया है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो वर्टेक्स एंगल है वो दोनों बेस एंगल्स का ट्वाइस है। और उसके बाद हमसे कहा गया है लेट द बेस एंगल बी B in डिग्रीज।
इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो बेस एंगल है उसे हमें लेट करना है B। और उसके बाद हमसे कहा गया है रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। यानी कि हमें ये याद रखना है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब हम इस क्वेश्चन को इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वर्टेक्स एंगल है और ये दोनों बेस एंगल्स हैं। ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस एंगल्स होते हैं ये बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि बेस एंगल्स को हमें B लेट करना है, तो अगर ये बेस एंगल B है तो ये बेस एंगल भी B होगा। और क्वेश्चन में हमसे ये भी कहा गया है कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स एंगल है वो बेस एंगल का ट्वाइस है, यानी कि डबल है। तो अगर बेस एंगल B है तो वर्टेक्स एंगल होगा 2B, यानी कि B का ट्वाइस, B का डबल। अब हमें इस केस से इक्वेशन बनानी है, तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द बेस एंगल बी B। यानी कि हमने इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों बेस एंगल्स को B लेट कर लिया है। और अगर बेस एंगल B है तो वर्टेक्स एंगल कितना होगा, यहां पर हम लिखेंगे वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू 2B। यानी कि वर्टेक्स एंगल B का ट्वाइस है, B का डबल है। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे 2B प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर हमने इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड कर दिया है और इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल रखा है। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि B का मतलब होता है 1B, तो 2B प्लस 1B कितना हो जाएगा 3B, और 3B प्लस 1B कितना हो जाएगा 4B। तो यहां पर हम लिखेंगे 4B इज इक्वल टू का साइन एज इट इज आएगा और ये 180 डिग्री भी यहां पर एज इट इज आएगा। तो इस केस की हमने ये इक्वेशन बना ली है और ये इक्वेशन है 4B इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।